नमस्कार दोस्तों। आज डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की क्लास में हम अपनी अगली यूनिट प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक एनालिसिस क्या होता है? प्लास्टिक एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो होता है उसको उसके बिहेवियर को बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेस हम चेक करते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम लोड कितना अल्टीमेट लोड तक लग सकता है। ओके, तो प्लास्टिक एनालिसिस क्या होता है? इन द प्लास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन क्राइटेरिया द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड। तो उस पे स्ट्रक्चरल मेंबर का बिहेवियर कैसा होता है बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेस इन प्लास्टिक रेंज, उसको हम कंसिडर करके स्टडी करते हैं। ओके, तो प्लास्टिक रेंज क्या होती है, यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, ये आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ा था। आज हम प्लास्टिक एनालिसिस में आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील बनाने से पहले हम जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं। जैसे कि ये कोई स्पेसिमन है ना। इस स्पेसिमन पे हम यूनिफॉर्मली ग्रेजुअल इंक्रीजिंग लोडिंग लगाते हैं पी। इस पी लोड के कारण इसमें स्ट्रेन डेवलप होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे फिर इस स्ट्रेन के कारण हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे। तो जैसे पी लोड लग रहा है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस ए क्रॉस सेक्शन एरिया पे सिग्मा कितना डेवलप होगा, पी बाई ए। तो सिग्मा आ जाएगा पी बाई ए, या फिर एफ कह रख सकते हैं। यहाँ पे एफ बोल रहे हैं तो एफ हमारा आ जाएगा पी बाई ए। उसी तरह से हम एक्स एक्सेस पे स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन कितनी होती है, एल डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, लोड लगने के कारण इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट होगा अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स हो, और एलोंगेशन होगा जैसे कि अगर टेंसाइल फोर्स हो, तो उसके कारण डेल्टा एल बाय एल। ये यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पर रहेगा। तो पर्टिकुलर स्ट्रेन पे क्या स्ट्रेस की वैल्यू होती है, उस हिसाब से हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। इसमें जो ए पॉइंट होता है वो हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर वेरिएशंस होते हैं। यहाँ तक ही हमारा हुक्स लॉ जो होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू ए इंटू एप्सिलॉन, ये वेरी वैलिड होता है। इससे बियॉन्ड एक बी पॉइंट आता है जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है, बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि यहाँ तक अगर आपने स्ट्रेस लगा के उसको रिलीव कर दिया तो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को अक्वायर कर लेगा। फिर सी पॉइंट हमारा यील्ड पॉइंट कहलाता है, सी डैश। और सी पॉइंट को कह सकते हैं कि सी जो होता है वो अपर यील्ड पॉइंट है और सी डैश जो है वो लोअर यील्ड पॉइंट है। तो अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट जो होते हैं वो अपना मेथड कैसा है, रेट ऑफ लोडिंग कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका दूसरे प्लास्टिक रीजन कितना होगा उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं होता है। ये हमारी लोडिंग इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमें अपर यील्ड पॉइंट मिलेगा। ओके, तो देन जब स्ट्रक्चर पे जो लोड लगाया है वो सी को अक्वायर कर लिया, उसके बाद हल्का सा ज़्यादा लोड लगने पे क्या होगा कि वो प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा। मतलब इसके बाद अगर कुछ भी लोड नहीं लगाएंगे तब भी इसमें एक प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप होगी। इस प्लास्टिक स्ट्रेन को ही हम प्लास्टिक रेंज कहते हैं, और ये जो रीजन होता है उसी को हम यील्ड प्लेटो भी कहते हैं। प्लेटो का शेप बनता है। डी पे आने के बाद क्या है कि वो स्ट्रक्चर में फिर एक स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस चाहिएगा। तो फिर फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज करने से क्या है कि अब प्लास्टिक रीजन के बाद स्ट्रक्चर के अंदर जो कनेक्ट मोलिकुलर कनेक्शंस जो होते हैं या मोलिकुलर अट्रैक्शंस होते हैं, अरेंजमेंट होता है, वो डिफॉर्म होकर एक नया अरेंजमेंट क्रिएट करेंगे। तो उससे क्या है कि स्ट्रेन हार्डनिंग, इस रीजन में स्ट्रेन हार्डनिंग क्रिएट होती है ना। तो स्ट्रेन हार्डनिंग से भी अपने को स्ट्रेस मिलता है, और देन ई पे आने के बाद वो अल्टीमेट लोड को अचीव करता है और फिर धीरे 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 वो एफ पे आके फ्रैक्चर हो जाता है। तो एफ को हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। इसको आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि ए पॉइंट तक इलास्टिसिटी होती है, डी पॉइंट तक प्लास्टिसिटी होती है, और डी के बाद फिर ई तक अल्टीमेट लोड तक स्ट्रेन हार्डनिंग होती है।
ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, ये मतलब एक डिफाइंड पैरामीटर नहीं होता है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये उस स्ट्रक्चरल मेंबर पे हर जगह से जगह लोडिंग की कंडीशंस पे वेरी करती रहती है। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि रेट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग जो होगी वो पर्टिकुलर रेट में होगी। तो इसको हम कंजर्वेटिव साइड में लेते हुए आइडियलाइज कर्व में क्या करते हैं कि ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ताकि ये जो हमारी रिजल्ट स्ट्रेंथ है वो सेफली रहे। मान लेते हैं कि इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रेस स्ट्रेंथ है ही नहीं, अब कुछ भी लोड लगाएंगे तो सीधा का सीधा क्या करेगा, स्ट्रेन ही क्रिएट करेगा। तो आइडियलाइज्ड कर्व में हम क्या करते हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग को इग्नोर करते हैं, मतलब ये हमारी कंजर्वेटिव साइड रहेगी। तो आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, इलास्टो प्लास्टिक, मतलब सबसे पहले ये इलास्टिक पॉइंट तक यानी बी तक तो क्या रहेगा, इलास्टिसिटी रहेगी, और देन आफ्टर उसकी क्या हो जाएगी, प्लास्टिसिटी क्रिएट हो जाएगी। मतलब एफ वाई को अचीव करने के बाद वो सीधा प्लास्टिकली फेल कर जाएगा, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। ओके, और इसी कर्व को हम यूज़ करेंगे हमारा प्लास्टिक एनालिसिस में। ठीक है, तो प्लास्टिक एनालिसिस हम बीम का करेंगे। बीम क्या होती है, जैसे कि ये हमारी बीम है, इस बीम पे कहीं यहाँ पे लोड लग रहा है। ओके, इस लोड के कारण इसमें कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगे, है ना। डिफॉर्मेशंस के कारण इस क्रॉस सेक्शन पे कुछ स्ट्रेस डेवलप होंगे। इस बीम में मतलब होगिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में ऐसे लगने से अपर फाइबर जो होंगे वो किस में होंगे, कंप्रेशन में। नीचे वाले फाइबर किस में होंगे, टेंशन में, है ना। तो इसके कारण इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो कैसा आएगा, अपर फाइबर तो कंप्रेशन में रहेंगे और नीचे वाले फाइबर क्या रहेंगे, टेंशन में। तो ये जो अपर फाइबर है ये अभी कंप्रेशन में है, और नीचे वाला फाइबर जो है वो टेंशन में है। अभी यहाँ पे जो एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेस ऐसे है वो माना कि एफ है। ओके, ये जो एफ है ये इस यील्ड एफ वाई से क्या है, कम है, मतलब माना कि अभी जो लोड लग रहा है इसके कारण एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेसेस यहाँ तक आ रहे हैं। ओके, एफ है। ये फर्दर लोड इंक्रीज किया हमने, जो यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा था और डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगाया, तो ये धीरे से यहाँ पे किसको अचीव कर लेंगे, एफ वाई को अचीव कर लिया। मतलब एक्सट्रीम फाइबर क्या हो गया, एफ वाई को अचीव कर लिया। अब फर्दर लोड लगाने से क्या होगा कि एक्सट्रीम फाइबर प्लास्टिसिटी रीजन में चला गया, मतलब बिना लोड के इसमें स्ट्रेन डेवलप होंगे, है ना। इलास्टिक स्टडी जब करते हैं तब यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, फेल हो गया है। लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस में क्या कहते हैं कि इसके नीचे वाले ये जो फाइबर्स हैं, इनर फाइबर जो है, अभी ये यील्ड नहीं हुए हैं, इनकी जो वैल्यू है वो इस इलास्टिक रीजन में लाई करती है। तो लोड फर्दर इंक्रीज करने पे तो क्या है कि ये तो प्लास्टिकली यील्ड कर जाएगा, तो नेक्स्ट उसके नीचे वाला मतलब इनर फाइबर जो है वो क्या करेगा, धीरे धीरे प्लास्टिक स्ट्रेस को अक्वायर करेगा। तो उसका शेप कैसा बनेगा, जैसे यहाँ देख लेते हैं, कुछ इस तरह से ये इतने फाइबर प्लास्टिकली फेल हुए, बाकी अभी भी अक्वायर करेंगे ये से। ठीक है ना, मतलब इनर फाइबर यहाँ तक की डेप्थ तक के प्लास्टिकली यील्ड हो चुके हैं और अभी भी कुछ ना कुछ रिजल्ट स्ट्रेंथ मिली है। लोड और हम इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करते करते जब सारे के सारे फाइबर प्लास्टिकली फेल कर जाएंगे तो शेप कैसा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर बन जाएगा। ठीक है, तो अब मतलब कह सकते हैं कि इस एक्सिस के ऊपर वाले फाइबर और नीचे वाले फाइबर सारे के सारे क्या है, प्लास्टिकली या फिर इलास्टिकली यील्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पूरे के पूरे एफ वाई को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, अब एफ वाई को अचीव करने के बाद ये जो पॉइंट होता है इससे ये क्या है कि यहाँ पे ये इलास्टिकली यील्ड कर गया, तो इस पॉइंट को हम प्लास्टिक हिंज कहते हैं। ठीक है ना, प्लास्टिक हिंज के अबाउट क्या है कि अब ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी लोड लगाया तो ये क्या है कि प्लास्टिक रेंज में आ गया है, मतलब यह इजीली ये स्ट्रेन डेवलप कर सकते हैं या फिर स्ट्रेन डेवलप कर सकते हैं, तो मतलब ये यहाँ पे इनफाइनाइट रोटेशंस दे देगा। ओके, इसको हम डायग्रामेटिक में इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था कि इलास्टिक एनालिसिस अंडर ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, हमने फ्लेक्सुरल फार्मूला देखा था कि m/i = f/y = e/r। m इक्वल टू क्या होता है, f
इंटू आई बाय वाई। यह अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द एक्सट्रीम फाइबर इज अचीव्ड यील्ड वैल्यू। यहाँ पे ये अगर एफ वाई को अचीव कर लेगा तो इलास्टिक एनालिसिस अपना पूरा हो जाता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ वाई इंटू आई और वाई मैक्स एक्सट्रीम फाइबर की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो जो आई बाय वाई मैक्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ओके। तो प्लास्टिक एनालिसिस में क्या करते हैं कि व्हेन अ लोड ऑन बीम फर्दर इंक्रीजेस, जब हमारा ये एक्सट्रीम फाइबर यील्ड कर जाता है उससे ज़्यादा फिर और लोड लगाते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई बीम है, यहाँ पे देखो नीचे कॉर्नर में बीम में जब सेंटर में लोड लग रहा था तो इस क्रॉस सेक्शंस पे जो बिहेवियर होता है इसको हमने यहाँ पे शो किया है, बेंडिंग स्ट्रेसेस को। ओके। इस बीम पे सबसे पहले जो लोड लग रहा था वो कैसा था, इलास्टिक। यहाँ पे देखो एफ जो लग रहा था वो एक्सट्रीम फाइबर में एफ वाई से कम है, मतलब वो अभी भी यहाँ तक की कंडीशन है ना, यहाँ पे ये एफ वाई। तो यहाँ पे मतलब ये अभी इलास्टिक रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। फिर और फर्दर लोड W को इंक्रीज किया हमने, यहाँ पे W को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे कि क्या होगा कि जो एक्सट्रीम फाइबर है वो यील्ड हो जाएगा। यील्ड मतलब वो एफ वाई स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया, मतलब वो एफ वाई को अचीव कर लिया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ठीक है ना। फिर अगर और लोड इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है एफ वाई मतलब एक्सट्रीम फाइबर की, वो तो क्या हो जाएगी, अब निल हो जाएगी। अब इसके बाद वो ज़्यादा मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करेगा और ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा। पर उसके जो इनर फाइबर है वो क्या कि अभी भी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी इनकी है, क्योंकि वो अभी तक एफ वाई को अचीव नहीं किया है। तो जैसे जैसे और लोड इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा कि इसके इनर फाइबर भी रेजिस्टिंग मोमेंट देके एफ वाई को अचीव करेंगे और कंटिन्यूअस यील्ड करेंगे। देन फर्दर मोमेंट अंदर की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और ऐसे करते करते पूरा का पूरा सेक्शंस क्या हो जाएगा, यील्ड कर जाएगा। और यील्ड करने के बाद क्या है कि अगर फर्दर लोड इंक्रीज करेंगे तो कोई भी मोमेंट उस एडिशनल मोमेंट को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होगी नहीं और वो कंटिन्यूअस डिफॉर्म कर जाएगा। तो इस स्टेट पे यहाँ पे हमें इस एक्सिस पे क्या मिलेगा, प्लास्टिक हिंज मिलेगा। तो आपने इस डायग्राम में देखा होगा कि वो अगर हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस है जिसे हम नॉर्मली बेंडिंग में न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, तो प्लास्टिक हिंज कहीं और बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है, इक्वल एरिया एक्सिस पे। ये क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि माना कि इस पूरे क्रॉस सेक्शंस का एरिया कितना है, A1 है, नीचे वाले का A2 है। मतलब अगर कंप्रेशन में A1 एरिया कवर कर रहा है क्रॉस सेक्शंस का, तो टेंशन में कितना कर रहा है, A2 कर रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन बनने के लिए एफ आई इंटू A1 और एफ आई इंटू A2 क्या होना चाहिए, कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस बराबर होने चाहिए, है ना। ये देखो, तो फुली प्लास्टिक मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शंस में देखेंगे, फुली प्लास्टिक मोमेंट इज द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फुली यील्डेड क्रॉस सेक्शंस। ये हमने देखा था। इस क्रॉस सेक्शंस का अपर एरिया A1 है और लोअर न्यूट्रल एक्सिस या इक्वल एरिया एक्सिस के नीचे वाला एरिया जो है वो A2 है। A1 का जो सेंट्रोइड जो लाई कर रहा है वो Y1 डिस्टेंस पे कर रहा है इस एक्सिस से, और A2 का है वो Y2 पे लाई कर रहा है। एफ वाई इज इक्वल टू A1, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी वो कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन की रहेगी। कंप्रेशन फोर्स कितना लगेगा, C इज इक्वल टू एफ वाई, और कितने एरिया पे लग रहा है वो A1 एरिया पे लग रहा है। तो कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा एफ वाई यील्ड स्ट्रेस इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितने पे लग रहा है, A1 पे, इक्वल टू एफ वाई इंटू A2। तो इससे पता चलता है कि A1 इज इक्वल टू A2 आ रहा है और कितना होगा टोटल एरिया का हाफ। ओके। तो मैक्सिमम मोमेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मोमेंट रेजिस्टेंस क्या करेंगे कि A1 मतलब C फोर्स और इसकी यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है Y1, और T फोर्स इंटू इसकी जो न्यूट्रल एक्सेस या इक्वल एरिया एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है Y2। तो प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, C1 इंटू Y1 प्लस T इंटू Y2। तो C की वैल्यू कितनी है, एफ वाई इंटू A1 प्लस Y1 प्लस T की वैल्यू कितनी है, एफ वाई इंटू A2 इंटू वाई टू बार। तो फिर इसको और रीअरेंज करते हैं तो फिर आएगा एफ आई टू A1 और A2 की वैल्यू तो अपने पास A/2 आ गई है, A/2 इंटू Y1 बार प्लस Y2 बार। तो एफ वाई इंटू ये जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, जिसे हम ZP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना हो जाएगा, A/2 इंटू Y1 बार प्लस Y2 बार। ओके।
हमारे पास इलास्टिक स्टडी करते थे तो उससे फॉर्मूला क्या बनता था, m इज इक्वल टू एफ बाय इंटू जेड ई, है ना। और प्लास्टिक में क्या बनेगा, प्लास्टिक में बनेगा एफ आई इंटू जेड पी, ठीक है ना। तो अब एक कोई भी क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हो गया, जिसकी विड्थ है बी और डेप्थ है डी, ठीक है। तो उसका जेड ई निकालते, जेड ई क्या आएगा, जेड ई इज इक्वल टू आई बाय वाई मैक्स, ठीक है ना। वाई मैक्स क्या हो गया कि न्यूट्रल एक्सेस से इसकी ये जो डिस्टेंस है वो वाई मैक्स हो जाएगी। तो आई कितना हो गया, बी डी क्यूब ओपन 12, बी डी की पावर 4 ओपन 12, सॉरी बी डी क्यूब ओपन 12, बी ओपन 12, ठीक है ना। वाई एम क्या हो जाएगा, डी बाई 2, तो इससे अपने पास जेड ई आ जाएगा बी डी स्क्वायर ओपन 6, ओके। जेड ई आ जाएगा बी डी स्क्वायर ओपन 6। अब जेड बी निकालना है, तो जेड बी क्या हो जाएगा, ए बाई 2, एरिया कितना है टोटल इसका, बी इंटू डी डिवाइडेड बाई 2, तो ए बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा, ए बाई 2 हो जाएगा बी इंटू डी डिवाइड बाय 2, ये तो एरिया हो गया। अब वाई वन बार क्या हो जाएगा कि इस ए वन एरिया का, इसका सेंट्रोइड से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये तो डी बाई 2 है, तो डी बाई 2 का हाफ यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, ये वाई वन बार हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई 4 इंटू डी डिवाइड बाय 4 प्लस ए टू एरिया में ये वाई टू बार हो जाएगा, तो वाई टू बार की इस इक्वल एरिया एक्सेस से इसकी सेंट्रोइड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वाई टू बार। यहाँ पे भी ये कितना है, डी बाई 2 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, डी बाई 4, डी बाई 4, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड पी हो गया। जेड पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डी बाई 4 प्लस डी बाई 4 कितना हो जाएगा, डी बाई 2, तो बी डी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। बी डी स्क्वायर बाय, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। इसका यूज़ क्या है वो हम आगे देखेंगे जब शेप फैक्टर या लोड फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी हमने ये पूरा डिस्कस किया, जैसे कि हमने ये रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया, रेक्टेंगुलर सेक्शंस में जेड पी, जब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए बाई 2 इंटू वाई वन बार प्लस वाई टू बार, ये इसका फॉर्मूला है ना। तो रेक्टेंगुलर सेक्शंस में जब ये पूरी डेप्थ ऑफ सेक्शन है, ये बी है, अपर एरिया जो है न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर जो कंप्रेशन या टेंशन में होगा, उसकी जो सेंट्रोइड से डिस्टेंस है वो वाई वन बार है, इसकी वाई टू बार है। ए बाई 2 कितना आ जाएगा, बी इंटू डी डिवाइड बाई 2, वाई वन बार क्या हो जाएगा, अपर सेक्शन जो सिमेट्री होने के कारण डी बाई 2 है, उसका आधा कितना आ जाएगा, डी बाई 2 डी बाई 4। नीचे भी मतलब न्यूट्रल एक्सेस के नीचे वाला वाई टू बार हो जाएगा, वो भी कितना होगा, डी बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो जेड पी इज इक्वल टू, इसको और सॉल्व करेंगे तो जेड पी इज इक्वल टू बी बाई डी, बी इंटू डी बाई 2 इंटू डी बाई 4 प्लस डी बाई 4, तो जेड पी कितना आ जाएगा अपना, बी डी स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो उसके लिए वाई वन बार कितना होगा, इस एक्सेस से जब सेमी सर्कल होगा तो उसका सेंट्रोइड कितने पे, 4r ओपन 3 पाई पे लाई करता है, तो नीचे भी ये कितने पे लाई करेगा, 4r ओपन 3 पाई पे। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ओपन 2, और वाई वन बार कितना हो जाएगा, 4r ओपन 3 पाई, और ये भी कितना हो जाएगा, 4r ओपन 3 पाई। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसका सेक्शन प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। सिमिलरली ट्राइंगुलर सेक्शन देखेंगे,
तो ट्रायंगुलर सेक्शंस में क्या होता है कि जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसका सेंट्रोइड और इक्वल एरिया एक्सेस अलग अलग पॉइंट पे होते हैं, है ना। सेंट्रोइड जो होता है वो एपेक्स से h/2h/3 डिस्टेंस पे होता है, या बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है। और इक्वल एरिया एक्सेस होता है वो उस पॉइंट पे लाई नहीं करता है। वो कहाँ लाई करता है, तो माना कि हमारी ये इस एक्सेस के ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन जो है ट्रायंगुलर, उसका एरिया और नीचे का जो है ट्रेपेजियम बन रहा है उसका एरिया बराबर होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये हाइट h1 है और ये कितनी है, b1 है, तो इसका एरिया कितना होगा, पूरे ट्राइंगल के एरिया का आधा होना चाहिए। मतलब b1 इंटू h1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू b इंटू h/2। ओके, और ये अपर ट्राइंगल और होल ट्राइंगल जो है वो एक क्या, एक सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं। तो उससे हम कह सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के हम कह सकते हैं कि b1/b इज इक्वल टू h1/h, है ना। तो इसको लेके इन दोनों फार्मूलों को यूज करके, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम कह सकते हैं कि b1 कितना आ जाएगा, b/√2, और h1 कितना आ जाएगा, h/√2, है ना। तो h1 अपना कितना आ गया, h/√2, जबकि सेंट्रल h1 कितना आ गया, h/√2, और सेंट्रोइडल एक्सेस जो था वो अपना कितने पे लाई करता है, कितने पे लाई करता है, 2/3h पे। मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वलरी एक्सिस ट्रायंगुलरिटी सेक्शंस जो होते हैं अनसिमेट्रिक, उस पर अलग अलग रहता है। तो फिर वहाँ से हम y1 निकालेंगे, अपर ट्रायंगुलर का देखेंगे इस वाले का, तो y1 कितने पर लाई करेगा, यहाँ से ये y1 हो जाएगा यहाँ से h1/3। h1 खुद कितना है, h/√2, तो h कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो h/3√2 आ जाएगा। अब y2 बार निकालेंगे तो y2 बार क्या आ जाएगा, इस ट्रेपेजियम का इस इक्वल एरिया एक्सेस से सेंट्रोइडल डिस्टेंस, तो वो कितना होगा ये डिस्टेंस, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h-h1। तो फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये कोई ट्रेपेजियम है, यहाँ से ये इतने एरिया है, ये जब a है, ये h है इसकी हाइट, और ये जब b है, तो ये जो y होगा वो कितना होगा, y इक्वल टू a+2b डिवाइड बाय a+b इंटू h/3। ठीक है, तो इससे ये y निकलता है। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज़ करके y2 बार निकालेंगे। जब y1 बार और y2 बार आ जाएगा, हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, a/2 इक्वल टू b इंटू h/4। तो इन तीनों को पुट करके हम z पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया z पे। अब जैसे कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है कि लोड और डिफॉर्मेशन का कर्व है। ये जैसे हमने लोड लगाया उसके करस्पॉन्डिंग क्या डिफॉर्मेशंस होते हैं। इसकी स्टडी तभी इम्पोर्टेंट होती है जब हमारा जो एक्सियल फोर्स लग रहा हो। जब मेंबर की हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ चेक करते होते तो हमें मतलब मोमेंट और रोटेशन कर्व की ज़रूरत पड़ती है। तो मोमेंट और रोटेशन का जो कर्व होता है वो ये है, आइडियलाइज मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप। मोमेंट और कर्वेचर रिलेशनशिप में क्या है कि जैसे कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या है कि यहाँ पे कोई लोड लग रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या डिफॉर्मेशन होते हैं, या डेल्टा, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब एफ और स्ट्रेन एप्सिलॉन, है ना। उसी तरह से ये कब काम आता है, जब लोड अपना कैसा हो, किसी भी स्पेसिमन पर स्टडी कर रहे हो वो एक्सियल हो, है ना। पर जब लोड किसी बीम पे स्टडी करनी है और लोड उसका ट्रांसवर्स लोड हो, बीम पे कहीं डब्ल्यू लोड लग रहा है, यहाँ पे सपोर्ट हो गया,
और यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ट्रांसवर्स लग रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस मोमेंट में रोटेशन आएगा थीटा की, थीटा, और पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिलेगा, मोमेंट मिलेगा, इसका है ना, जैसे इस सेक्शन पे। तो पर्टिकुलर इस सेक्शन की जब स्टडी करनी होगी तब हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मोमेंट रोटेशन का कर्व जो होता है वो ज़्यादा मायने रखता है ना। तो मोमेंट रोटेशन कर्व जो होता है वो फ्लेक्सुरल फॉर्मूला से आता है, जैसे कि m बाय आई इज इक्वल टू f बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर होता है। m को क्या बोल सकते हैं हम, m इक्वल टू, अगर इसको हटा दें, ई आई बाय आर हो जाएगा। m इक्वल्स टू ई आई इंटू 1/r क्या होता है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे हम 1/r को फाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो रिलेशन होता है वो क्या आ जाता है, इलास्टिक लिमिट तक m इज इक्वल टू ई आई इंटू फाई, ये हो गया हमारा फाई। यहाँ तक इलास्टिक रेंज तक हम अगर देखते हैं तो इसकी जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, ई आई, और ई आई को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या फिर एम फाई का कर्व, है ना। तो इसको कैसे देखेंगे, इस कर्व को बनाने के लिए जैसे जैसे मोमेंट इंक्रीज करेंगे तो इसका ये जो रोटेशन है और डिग्री ऑफ कर्वेचर है इस कर्व का वो भी बढ़ता जाएगा। इलास्टिक लिमिट आने के बाद वो सडन, जब फाइबर प्लास्टिक रेंज में चला जाएगा तो वो बिना मोमेंट इंक्रीज किए भी क्या होगा, उसमें एक रोटेशन क्रिएट होगा, देन फिर अगेन स्ट्रेन हार्डनिंग होगी। स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद वो अल्टीमेट मोमेंट को अचीव करेगा और फेल कर जाएगा। ओके, और आइडियलाइज शेप कैसा होता है, हम इस तरह से मानते हैं, ठीक है ना। तो ये आइडियलाइज हमारा मोमेंट रोटेशन कर्व हो जाएगा। इसमें ये एफ वाई एम वाई, मतलब एफ वाई पे जो मोमेंट आता है उसको एम वाई कहते हैं, और अल्टीमेट लोड पे जो मोमेंट आता है उसको प्लास्टिक मोमेंट या एम पी कहते हैं। ओके, वो मैक्सिमम मोमेंट होता है। ये स्ट्रेन हार्डनिंग हो गई, ये प्लास्टिक रेंज हो गया। तो इस तरह से हमारा मतलब मोमेंट रोटेशन कर्व बनता है। और हमने पिछले यूनिट में जैसे छोड़ा था कि क्रॉस सेक्शन क्लासिफिकेशन अंडर IS 800, वो क्या है कि जब कोई भी क्रॉस सेक्शंस होता है उसकी हम स्टडी करते हैं बीम में, इस बीम पे जब लोड लगता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तो उससे ये जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या होगा कि इसका अपर वन फाइबर जो होगा वो क्या होगा, कंप्रेशन में होगा, और लोअर फाइबर जो होगा वो क्या होगा, टेंशन में होगा। तो कंप्रेशन में होने के कारण क्या है कि ये पूरा लोड बियर ना करने से पहले ही क्या हो जाएगा, बकल कर जाएगा। इसकी बकलिंग स्ट्रेंथ इतनी होनी, अगर बकल नहीं करता है तो वो पूरी की पूरी प्लास्टिक रेंज तक जा सकता है ना। अगर लोड MP को अचीव करने से पहले ही फेल हो जाए तो वो क्या है कि मतलब पूरी प्लास्टिक स्ट्रेंथ को अचीव नहीं करेगा, उससे पहले ही बकल हो जाएगा। उस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से सेक्शंस को क्लासीफाई किया है, जैसे कि ये हमारा अप्लाइड मोमेंट और रोटेशन का कर्व है ना। आइडियलाइज कर्व है, मतलब लोड लगाते गए, यहाँ पे एम वाई को अचीव किया, देन फर्दर लोड इंक्रीज किया तो ये MP को अचीव करेगा। मतलब जब उस बीम के क्रॉस सेक्शन बीम पे जब लोड लग रहा है ना, तो इस बीम पे लोड लगने के कारण क्या कि फर्स्ट ये प्लास्टिक, चलो इसको देखते हैं। हम्म, बीम पे फर्दर